हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है आपके पीसीओडी को रिवर्स करने का। यू हर्ड इट राइट, आपने डिसीजन लिया आपके पीसीओडी को रिवर्स करने का, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको पीसीओडी के कॉज फैक्टर्स, पीसीओडी क्रिएट करने वाले जो अपनी लाइफस्टाइल में चीज़ें हैं वो समझ में आने वाली है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आएगा कि पीसीओडी एक्चुअली क्या है, पीसीओडी कैसे होता है, क्यों होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा तीसरी चीज़ कि पीसीओडी को ठीक कैसे करना है और ठीक कैसे नहीं करना है। क्योंकि 5 में से हर एक फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, इवन हार्मोनल इम्बैलेंस तो उससे ज़्यादा लोगों को है। बट पीसीओडी डायग्नोस 5 में से हर एक लेडीज़ को होता है, और अराउंड 70% फीमेल को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण फिर इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, मेल पैटर्न का हेयर लॉस और ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको पीसीओडी के कॉजेस और उसका एक्चुअल पर्सपेक्टिव, आयुर्वेद और कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है पीसीओडी का, अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पीसीओडी को ट्रीट कैसे करना है। क्योंकि हम जनरली ये समझते हैं कि पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, बट पीसीओडी इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्मोन्स, इट्स अबाउट मेटाबॉलिज्म। आपको सुनने के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा या नया लगेगा, बट यस, पीसीओडी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब आप बोलेंगे मेटाबॉलिज्म का पीसीओडी से क्या रिलेशन? यही मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली और समझाने वाली हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए, अपने पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए डॉक्टर के पास गए हैं। उन्होंने आपको कोई ओसी पिल्स या 21 डेज़ के पिल्स दे दिए जो खा के आपके पीरियड्स तो आ जाते, बट आप उस पिल्स पे डिपेंडेंट हो जाते हो। लॉन्ग टर्म तक वो पिल्स आपको रूट कॉज को ट्रीट करने में हेल्प नहीं करती, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो बार बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये पिल्स खाते रहे और फिर उनकी बॉडी उस हार्मोन पे डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि वो पिल इज़ नथिंग बट अ हार्मोन है। और वो हार्मोन जब हम बाहर से खाते हैं एक पिल के फॉर्म में, हमारी बॉडी तो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक सुपर कंप्यूटर है। अगर बॉडी में कुछ भी डिफ़ॉल्ट आता है, बिगाड़ होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद नेचुरल वे से उसे ट्रीट करने के लिए फाइट करती है या ट्राई करती है। तो अगर हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है या सिस्ट बने हैं ओवरीज में, तो उसे ट्रीट करने के लिए बॉडी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करके उसे सेटल डाउन करने की कोशिश तो करेगी, बट उसके दौरान अगर आपने बीच में वो पिल्स खाना शुरू कर दिया, बाहर से हार्मोन देना शुरू कर दिया, तो बॉडी तो कंफ्यूज हो जाएगी कि अब मुझे क्या करना है, राइट? तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल पीसीओडी होने का कारण क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, और इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। पीसीओडी में वन हैंड थंब रूल नहीं चलेगा। हर एक पीसीओडी के केस को हम सेम पिल नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक का रूट कॉज अलग है। हर एक का बॉडी, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो वन हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई हो सकता है? और यही तो आयुर्वेद की खासियत है। आयुर्वेद काम करता है प्रिवेंशन में और आयुर्वेद काम करता है क्योर में भी, क्योंकि ये एक पर्सनलाइज अप्रोच से किसी भी केस को, पेशेंट को देखता है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीसीओडी होता कैसे है। हम पीसीओडी ना बोलते, हम पहले हार्मोन इम्बैलेंस पे बात करते हैं, क्योंकि यही हार्मोन इम्बैलेंस जब सीवियर होने लगता है तब जाके सिस्ट बनने लगती है ओवरीज में। अगर आपका सोनोग्राफी में सिस्ट नहीं भी है ओवरी के अंदर, बट आपकी पीरियड्स डिलेड है, आपका स्कैंटी ब्लीडिंग है, आपका सडन वेट गेन हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, आपको भूख नहीं लगती, आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, नींद बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा लगता है कि पड़े रहे, मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसा अगर लग रहा है और पीरियड्स डिले हो रहे हैं, तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ये आगे जाके पीसीओडी बन सकता है, और इसको ठीक अगर नहीं किया इस लेवल पे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी है। सबसे पहले इनफर्टिलिटी। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी के पेशेंट को चाइल्ड नहीं होता है, वो प्रेग्नेंट रह सकती है, बट अगर सही टाइम पे सही गाइडेंस मिले तो। इनफर्टिलिटी पीसीओडी के बाद हो सकता है। अगर पीसीओडी के हम ट्रीटमेंट ना करें, उसे इग्नोर करते रहे, तो हो सकता है कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आए।
दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि पीसीओडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो फिर मेल पैटर्न का हेयर लॉस सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं, सडन वेट गेन होता है, और इसके चलते हुए आगे जाके हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, हमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आ सकती है, मतलब हमें कोई भी हार्ट की कंडीशन हो सकती है, ओबेसिटी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फ्यूचर में होते हैं अगर हम पीसीओडी को रूट लेवल पे ठीक ना करें। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करते हैं तो हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इजी टू अंडरस्टैंड करके पीसीओडी के कंसेप्ट्स बताना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब पीसीओडी होता है हमें कोई अवेयरनेस नहीं होता, हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है और हम समझते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। बट आप अगर ये प्रिंसिपल समझ लेंगे कि आयुर्वेद पीसीओडी को किस तरह से देखता है, तो आप खुद को ट्रीट करने में देर नहीं करेंगे और ये सीवियर रूप नहीं लेगा, एटलीस्ट आपके लिए। क्योंकि जिन लोगों को ये पता नहीं है वो तो पिल्स खाते रहेंगे, जो हमें नहीं करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, वात, पित्त और कफ ये 3 दोष है। अब ये 3 दोष मतलब हमारे बॉडी में बेसिक 3 एनर्जीज है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कैरी आउट करती है। जैसे इस सृष्टि का निर्माण, चालन, संचालन और विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, उसी तरह से हमारे बॉडी में ये 3 एनर्जीज वात, पित्त और कफ के फॉर्म में रहती है, ऐसा समझ लीजिए। सबसे पहले आते हैं वात पे। अगर हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बात करते हैं तो वात हमारे बॉडी में हर तरह की मूवमेंट का काम करता है। मतलब आपके बॉडी में सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, आपका चलना, आपका उठना बैठना, हैंड्स की मूवमेंट करना, आइज़ की मूवमेंट करना, बात करना, इवन सोचना, ये सारी चीज़। अगर किसी को ओवर थिंकिंग है, बात का इम्बैलेंस हुआ है, तो हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी और माइंड में जितने भी मूवमेंट वाले, गति वाले काम होते हैं, ये सारे वात कंट्रोल करता है। वात मतलब वो नहीं जो जॉइंट पेन वाला वात है, वो तो वात का विकृत स्वरूप है। वात इज़ अ एनर्जी विच इज़ इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में सारे गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करते हैं और सारी गतिविधियों को कैरी करती है। उसके बाद आते हैं पित्त पे। पित्त मतलब क्या? जो उल्टी में से निकलता है वो पित्त नहीं, जो एसिड है वो पित्त का एक फॉर्म है। बट पित्त कंसेप्ट एक एनर्जी है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन, ये सारी चीज़ें कवर करता है। अगर किसी भी चीज़ को हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ है जिसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है, तो वहाँ पे पित्त का रोल आता है। और फिर आते कफ पे। कफ मतलब हमारे बॉडी में अंदर जो वाटर कंटेंट है, जो मॉइस्चर है, वो कफ है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। 3 दोषों के बारे में तो आपको समझ में आ गया। आई होप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए कि हमें वात, पित्त, कफ के बारे में समझ में आया है। ओके, सो उसके बाद आते हैं कि इनका इम्बैलेंस कैसे होता है। हमारे फूड, जो भी फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, सोडा, डोनट्स, बर्गर, वड़ा पाव, ये वो हम खाते रहते हैं। देखो, फास्ट फूड खाना गलत बात नहीं है, उसको ऑफन खाना, वंस इन अ वाइल खाना, इट्स ओके। कोई भी चीज़ अगर हम मॉडरेशन में करते हैं तो अच्छी बात है। बट अगर कोई भी चीज़ अगर हम मॉडरेशन से ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, बीट एनीथिंग, उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे अगर फूड चॉइसेस, गलत फूड चॉइसेस का मॉडरेशन से ज़्यादा बार बार रिपीट होना कंसिस्टेंटली चलता रहता है, तो आपके बॉडी में जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको हैम्पर करता है। दूसरी चीज़, हमारे फिजिकल एक्टिविटी। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बैठे हो, लेटे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेट के काम कर रहे हो, चिल मार रहे हो, एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी में मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव फायर फिर से हैम्पर होगा। हमारे बॉडी में अगर मूवमेंट्स नहीं है तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन क्रिएशन होने लगता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तीसरा फैक्टर आता है स्लीप। जनरली जिनको पीसीओडी होता है वो एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज़्यादा सोते हैं, आलस करते हैं, पड़े हुए रहते हैं। अगर ऐसी केस है, या अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आप स्ट्रेस्ड हो, तो इन सब सिचुएशन में आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो ज़्यादा बढ़ने लगता है।
और फिर वो आपके बाकी हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस एंड स्लीप फूड और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आपके इमोशनल इम्बैलेंस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है हमारे लाइफस्टाइल में जिनको हमें फिगर आउट करना होता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि हर पेशेंट के लिए हर चीज़ नहीं हो सकती है। ये चीज़ें हमें पेशेंट टू पेशेंट फिगर आउट करना पड़ता है कि किसके केस में किस चीज़ का इम्बैलेंस है या वो किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता है जो गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेटिवली क्या करती है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, ये डाइजेस्टिव फायर है जिसमें हम फूड डालते हैं। अगर हमने एक बार खाना खाया, वो डाइजेस्ट होने से पहले दूसरा खाना खा लिया, तो पहला ही फूड का डाइजेशन का, कैटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट था, ऊपर से खाना आ गया। अब डाइजेस्टिव फायर तो वीक है, फिर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जितने सारे कॉज फैक्टर्स मैं बता रही हूँ, ये सारे कॉज फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं एक बैड मेटाबॉलिक फायर में। ऐसा मेटाबॉलिक फायर क्या करेगा, आप जो खाते हो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर उसमें से टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। टॉक्सिन्स कहाँ जाने वाले हैं, आप खाओगे वो आपके ब्लड में जाएगा, वो हर सेल तक पहुँचेगा, करेक्ट। फिर टॉक्सिन्स आपके हर सेल तक पहुँचने वाले हैं। बट क्या होता है, जैसे एक पाइप है, उस पाइप में जब कचरा अटकता है तो पानी का फ्लो रुक जाता है या धीमा हो जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में लाखों माइक्रो चैनल्स है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, लिम्फ, ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं। यही टॉक्सिन्स जाके उन चैनल्स में अटकने वाले हैं। वो अटकने के बाद वहाँ पे अवरोध होता है, जैसे पाइप में कचरा अटकने वाला है उसी तरह से। और इस अवरोध के कारण वात, मतलब जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे बॉडी में गतिविधियों को कैरी करने वाली थी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी तो एक गति होती है, उसको कैरी करने वाली थी, उस एनर्जी में ब्लॉकेज आ गया। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले करने का ये रीज़न है। ये होने के कारण फिर हमारे हार्मोन्स को रिवर्स रिस्पॉन्स जाता है और फिर वहाँ से हार्मोन इम्बैलेंस का साइकिल शुरू होता है। इसलिए मैंने बोला था कि पीसीओडी इज़ नॉट अबाउट हार्मोन्स, इट इज़ अबाउट मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है, आपका खाना, आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका इमोशनल बैलेंस, ये अगर सही है, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। मेटाबॉलिज्म सही है तो डाइजेशन सही होगा, डाइजेशन सही है तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बनेगा, टॉक्सिन्स नहीं बनेगा तो वात, पित्त, कफ, और तीनों एनर्जीज़ का, वात, पित्त, कफ, ये तीनों एनर्जीज़ का जो फ्लो है वो बॉडी में रेगुलेट रहेगा। और फिर आपके पीरियड्स टाइम पे आएंगे, आपको मोशंस टाइम पे आएंगे, आपके बॉडी में सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है चैनल्स में, ये तो विकृत कफ के कारण हुआ है, क्योंकि वो आम। दूसरी चीज़, वात को रोका है, वात की गति को ऑब्स्ट्रक्शन ने। इसके कारण क्या होता है, देखो, वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर बैलेंस में है, आयुर्वेद क्या कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ें बैलेंस है तो हमारी बॉडी में स्वास्थ्य होता है। और जब ये इम्बैलेंस में जाते हैं तो हमारी बॉडी में डिसीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब साम्य अवस्था में है, मतलब बैलेंस्ड है। जब कफ बढ़ जाता है, वात कम हो जाता है, ऐसी केस में जब सोचो अगर ठंडक बढ़ती है तो गर्मी कम होगी ना। उसी तरह से जब हमारे बॉडी में कफ का कंटेंट बढ़ता है तब पित्त का कंटेंट कम होता है। और मैंने कहा था कि अगर किसी भी चीज़ को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है तो पित्त की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, हमारे ओवरीज में जो हमारे ओवम्स है, इनको रप्चर करके मैच्योर करने के लिए जो पित्त चाहिए वो कम पड़ता है और फिर ये सिस्ट फॉर्म में बनते हैं और आपके ओवरी में ऐसे लीनियर तरीके से थम जाते हैं। फिर जब आप यूएसजी करने के लिए जाते हो तब आपको दिखता है कि आपके ओवरीज में ऐसे फॉर्म में वो सारे फॉलिकल्स बैठे हुए हैं। उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ और सिंड्रोम। समझा पीसीओडी एक्चुअल में क्या होता है? आपका इम्बैलेंस्ड वात, पित्त और कफ, इसका रिजल्ट आता है हमारे अग्नि पे। अग्नि हमारा डिमिनिश हुआ, ख़राब हुआ, वहाँ से टॉक्सिन्स फॉर्मेशन और फिर आता है पीसीओडी, डिलेड पीरियड्स। अब ये हो गई एक तरह की कंडीशन। पीसीओडी में जनरली 2 तरीके के पेशेंट पाए जाते हैं। आपको अगर लगता है कि जो ओबेज है उनको ही पीसीओडी होता है
तो आप गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ, 90% ऑफ द केसेस, मोस्ट कॉमन केसेस वही है जिनके बॉडी में कफ का इम्बैलेंस है। बट सिंस मैं वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मेरे पास जिनका BMI कम है, जो अंडर वेट है, ऐसे पेशेंट्स को मैं हेल्प करती हूँ। तो वेट गेन करने के लिए जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझे ऐसा दिखा कि जो पेशेंट अंडर वेट है उनको भी PCOD है। और जब हम उनका कॉज फैक्टर ढूंढने जाते हैं तब हमें फिर लाइफस्टाइल में चीज़ें मिलती है, बट वो पित्त और वात को प्रकोप करने वाली होती है। और इन PCOD के केसेस में डिलेड पीरियड्स तो होते हैं, कभी कभी महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है, क्लॉट्स जाते हैं, और इनके बॉडी में जनरली न्यूट्रिशन की कमतरता होती है, उनका फूड सही नहीं होता दोनों केसेस में। बट ये एक्सेसिव खाते हैं, ये कम खाते हैं। तो PCOD में दोनों तरीके के केसेस होती है और हम दोनों तरीके के केसेस सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि PCOD के लिए वन सॉल्यूशन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सबके लिए, क्योंकि जो 90% केसेस है वो कफ प्रधान है। मतलब उनके बॉडी में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव फूड का खाना, आलस, ये वाली चीज़ें हैं। और बाकी 10% में जो है वो उनका अंडरवेट रहना, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन, ज़्यादा स्ट्रेस, स्लीप ना होना, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, तीखा खाना, स्पाइसी खाना, मसाले खाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन दोनों सिचुएशंस में ट्रीटमेंट डिफ़र होती है। इसीलिए PCOD का सोल्यूशन कभी भी जनरलाइज नहीं हो सकता। ओके, तो अभी आप सोचो कि आप अब तक ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले PCOD के बारे में क्या सोचते थे, और अब आप PCOD और हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में क्या सोचते हैं। इस ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना था, ताकि आपको पता चले कि PCOD का ये कॉज फैक्टर है। और मुझे बताइए, आपके सबके खाने के तरीके अलग है, आपके लाइफस्टाइल के तरीके अलग है, आपके सोने के टाइमिंग्स अलग है, आपका घर का कल्चर अलग है, फिजिकल एक्टिविटी अलग है। तो हर एक को होने वाला PCOD या हार्मोनल इम्बैलेंस सेम कैसे हो सकता है, राइट? सबका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव फायर अलग तरीके से बिगड़ा है, इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अलग अलग है। इसीलिए PCOD का सोल्यूशन कभी भी एक नहीं हो सकता। और आपको अगर PCOD ठीक करना है तो आप ये मत समझो कि मेडिसिन खा के, आयुर्वेदिक भी रहे, सिर्फ मेडिसिन खा के आप ठीक नहीं हो सकते। आयुर्वेद के मेडिसिन लेना तो पार्ट है आपकी ट्रीटमेंट का, बट आपको मेजरली काम करना है आपके फूड, लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल बैलेंस पे। अगर ये 5 चीज़ें आप करते हो, साथ में आयुर्वेद का मेडिसिन लेते हो, तो आप PCOD रिवर्स कर सकते हो एक्चुअली। और लास्ट 5 इयर्स में मैंने जितने केसेस देखे हैं PCOD के, अभी मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया है, तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल और क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इन दोनों को मर्ज करके जब हम आयुर्वेद के वात पित्त कफ को बैलेंस करने में काम करते हैं, साथ में न्यूट्रिशन की वैल्यू ऐड होती है, ट्रस्ट में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं और PCOD रिवर्स होता है। बस ये है कि आपको पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये कोई मैजिक वैंड नहीं है, हैरी पॉटर की तरह छड़ी घुमाई और जादू हो गया, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं। तो अगर आपको आपकी PCOD पे काम करना है और उसको रिवर्स करना है, तो